स्वागत है आपका अभिनय ज्ञान मंत्रा क्लासेस में। साथियों, मैं ये वीडियो दोबारा लेके आया हूँ परीक्षा से संबंधित। पिछली जो वीडियो हमारी रही थी वो पीटी से संबंधित थी। मैं आशा करता हूँ कि उन वीडियो को देखकर आपने अपनी तैयारी आरंभ कर दी होगी। और उसी में मैंने जो दूसरा पार्ट बताया था कि मेंस के लिए भी साथ ही साथ पढ़ाई करेंगे, तो उसी से संबंधित मैं आज पाठ्यक्रम की चर्चा करता हूँ। और उसमें जितने भी यूनिट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं हम लोग, और उसके हिसाब से फिर कौन से विषय को हम पहले तैयार करेंगे उस पर एक चर्चा हो जाए। तो आप लोगों के सामने जैसा दिख रहा है कि ये जो पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा के लिए बताया जा रहा है। अभी हिंदी की हम चर्चा नहीं करेंगे, हिंदी पे किसी और दिन चर्चा हो जाएगी। ये छोटा विषय हैगा और पीटी क्वालिफाई हो जाने के बाद ये इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिनों में इसको कवर कर लिया जाएगा। तो इसलिए हम पहले सीधे जीएस 1 पर आते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर 1 पे। सामान्य अध्ययन पेपर 1 पे हम आते हैं। इसके पाठ्यक्रम को हम देख लेते हैं। ये पाठ्यक्रम लगभग 15 यूनिट में है, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यूनिट। इस 15 यूनिट में आयोग ने स्पष्ट अपना एक खाका बता दिया है कि हम किस तरीके से प्रश्न कहाँ से पूछेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को अपना मार्गदर्शक मान के अपनी तैयारी को सिद्ध करें। जैसे पहला जो यूनिट है वो भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, प्रारूप, साहित्य एवं वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू शामिल होंगे। तो इसके अंदर बिटवीन द लाइन बहुत सारे टॉपिक होंगे। जब हम इसको तैयार करेंगे तो उन बिटवीन द लाइन को भी देखते हुए चलेंगे। तो हम पहली यूनिट पर चर्चा करेंगे। इस पहले यूनिट के अंदर दिया हुआ है भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति के अंदर देखा जाए तो एक तो संस्कृति का पार्ट आता है फर्स्ट, और सेकंड आता है विरासत का। ये बिटवीन द लाइन टॉपिक हैगा। प्रश्न बनते हैं, संस्कृति से भी प्रश्न बनते हैं और विरासत से भी बनते हैं। तो विरासत के कौन से भाग से प्रश्न बनते हैं, जैसे यूनेस्को हो गया, और विरासत के संरक्षण हो गए, विरासत के सम्मुख चुनौतियां हैं, इस पे अच्छे खासे प्रश्न बनते रहते हैं। तो विरासत वाले पार्ट को अच्छे से करके और संस्कृति को, दोनों को इस यूनिट में से पहले भारतीय संस्कृति को देख लेंगे। और उसके अंदर भारतीय विरासत में ही जब देखा जाएगा तो भारतीय विरासत को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि विरासत में कौन कौन से हैं टॉपिक आ रहे हैं। जैसे विरासत में अमूर्त टॉपिक हैं, मूर्त टॉपिक हैं। मूर्त में क्या है, जैसे स्थापत्य कला है और चित्रकला है, संगीत है। भारत की जितनी भी कलाएं हैं जो स्पष्ट दिखती हैं, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, तो वो मूर्त कला हो गई। अमूर्त कला में जैसे विचारधाराएं, साहित्य वगैरह हो गया, तो दर्शन हो गया, ये हमारी अमूर्त कला है। तो इस पर अच्छे प्रश्न बनते हैं। यूनेस्को बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैगा, यूनेस्को से जोड़कर प्रश्न बनता है। और विरासत के संरक्षण पे, तो पहले यूनिट में हम इसी को देखेंगे। उसके बाद हम जैसे विरासत कंप्लीट होगा तो उसके अंदर विरासत में ही एक लिस्ट तैयार हो जाती है कि ये कौन कौन से हमारी विरासतें हैं। विरासतों में स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है। तो इन पर देखने के बाद पता चल जाता है। तो जब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, प्राचीन काल में, तो हमारा बेस क्लियर रहेगा कि हाँ, हमें किस तरीके से देखना है इस टॉपिक को। तो यहाँ पे प्राचीन काल में हम क्या देखेंगे कि प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक जो लिखा हुआ है इसमें, तो प्राचीन काल हमारा जो शुरू होता है, जैसे आदि काल हुआ करते थे, पाषाण काल से शुरू होता है। जब से लोगों ने घर बनाना शुरू किया तो वो भी स्थापत्य कला में ही आ जाते हैं, घर बनाना मिट्टी के, पत्थर के। और फिर ये कला आधुनिक काल तक कैसी चलती रही उसके बारे में यहाँ पे
पूछा जाता है। तो इसको हम एक एक करके देख लेंगे। स्थापत्य कला, फिर स्थापत्य कला के बाद जो टॉपिक चर्चा में रहेगा और जो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जो आने की संभावना रहेगी, उस पे एक विस्तृत अध्ययन भी किया जाएगा और साथ के साथ अपना नोट्स भी तैयार कर लिया। यही नोट्स हमारे को अगले जब हम मुख्य परीक्षा में जाएंगे पीटी क्वालिफाई करके, तो यही अभी जो नोट्स तैयार रहेंगे, इनको बस केवल रिवाइज करना होगा। और जितनी भी पुस्तकें हैं, जो मानक पुस्तकें हैं, जो सहयोग के साथ अभी उनका प्रयोग करके एक अच्छे नोट्स तैयार कर लिए जाएंगे। फिर वही नोट्स बार बार रिवाइज करें और उसी से प्रैक्टिस करें और उन्हीं के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको एक छोटे से कोटेशन बना लें कि जब मुख्य परीक्षा आए तो उसमें वो कोटेशन के रूप में याद रहे। तो आज हम इतना ही चर्चा करेंगे, बाकी जैसे जैसे टॉपिक चलते रहेंगे। दूसरा टॉपिक आधुनिक भारत का होगा, तीसरा स्वतंत्रता संघ। तो जिस तरीके से हमारे टॉपिक चलते रहेंगे उसी हिसाब से हम सिलेबस को डिटेल में एनालाइज करते रहेंगे। अभी के लिए हम देख लेते हैं कि सारे टॉपिक जो हैं लगभग बताया मैंने 15 यूनिटों में हैं, तो एक एक करके यूनिट है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी यूनिट कौन से सब्जेक्ट की है। तो पहली यूनिट तो कला एवं संस्कृति की हो गई। दूसरी यूनिट हमारी आधुनिक भारत की है। दूसरी यूनिट हमारी आधुनिक भारत की है, जिसमें 1757 से लेके 1947 तक के घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं, जो ये इन्होंने एक की पॉइंट दिए हैं, यही मान के चलिए इन्हीं से प्रश्न आते हैं। इधर उधर दाएं बाएं भटकने की जरूरत नहीं है। इन्हीं चीज़ों को जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो बार बार यही चीज़ आएगा। कहीं गांधी जी आते हैं, उनके विचारधाराओं से प्रश्न बनता है, तो कभी सर सैयद अहमद खां से पिछली बार प्रश्न बना था, तो कभी सुभाष चंद्र बोस के बनता है। तो कुछ घटनाएं जो होती हैं, जैसे घटनाओं पे प्रश्न बनता रहता है, जो मुख्य घटनाएं रहती हैं। तो ज़्यादा प्रश्न इसमें आधुनिक भारत पीटी में बहुत महत्वपूर्ण हैगा, लेकिन जब हम मेंस में आते हैं तो सारे यूनिट में से प्रश्न बनता है। तो इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी यूनिट जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बशर्ते क्या है कि हमें इन की पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ये पॉइंट इससे ही प्रश्न बनते हैं। इधर उधर किताबें का जमघट लगाने से और बहुत सारी किताबें इकट्ठा करके और कि सब में से प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें से लगभग 4 से 5 प्रश्न बनते हैं आधुनिक भारत से, 2 शॉर्ट में 2 लॉन्ग में। बाकी हम इसमें ज़्यादा डिटेल हम जब पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें देखते चलेंगे कि कहाँ से प्रश्न आधुनिक भारत में बन रहे हैं। तो ज़्यादा इसमें आधुनिक भारत में समय लगाने की जरूरत नहीं है। 4-5 प्रश्न बनते हैं, तो इसके लिए एक मानक पुस्तक और एक जो है एनसीईआरटी और एक मानक पुस्तक, जो जैसे मान के चलो अपना स्पेक्ट्रम हो या तो फिर विपिन चंद्रा वाली एनसीईआरटी, इन्हीं दोनों से काम हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट में हैगा स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम में फिर इन्होंने अपने की पॉइंट दे रखे हैं। चरण, विभिन्न चरण जो होंगे, देश में विभिन्न भागों में अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति। देखिए तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो व्यक्तियों ने योगदान दिया था उनके बारे में प्रश्न बनते हैं। तो आयोग ने क्लियर बता रखा है कि हम प्रश्न कहाँ से लेंगे, तो इस पे जो भी एनालाइज करना है वो इसी के ऊपर करें। बार बार इसी पीडीएफ को अपने जो है जहाँ भी अपना पढ़ने का है वहाँ पे रखें या तो मोबाइल में रखें और बार बार इसको देखते रहें कि हमारा जो यूनिट है उस यूनिट से प्रश्न बनेंगे तो कैसे बनेंगे। और अगली वीडियो में या मैं टेलीग्राम पे अपना पीवाईक्यू डाल दूंगा पीडीएफ, तो आप वहाँ से देख लेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं और किस यूनिट से। तो ये आधुनिक भारत की यूनिट है यहाँ पर, ये आधुनिक भारत और ये स्वतंत्रता संग्राम। और उसके बाद ये है आज़ादी के बाद जो भारत में एकीकरण हुआ था, उस पर एक छोटा सा टॉपिक हैगा ये सिंघल। इसमें से प्रश्न बनता है एक, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण कैसे किया, फिर आज़ादी के बाद में उदारीकरण वगैरह जो आए थे बीच में, उसी से एक प्रश्न बनता है।
तो इस पे ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा मोटी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें पतली सी किताब आती है आज़ादी के बाद का भारत, उसमें से छांट के नोट्स बना लिया जाएगा तो वो काम आ जाएंगे। अगर हम हाँ, मुख्य परीक्षा की जब तैयारी अभी से शुरू करेंगे तो हमें धीरे धीरे करके इतना पता चल जाएगा कि प्रश्न बनने का जो आयोग का जो मिजाज है वो पता चल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं। अभी क्या है, जब अभी तक पीटी पढ़ा जा रहा था या आप किसी और सोर्स से पढ़ रहे थे तो आपको लगता था कि कितना वृहद तरीके से कहाँ से पूछेगा, तो आयोग ने स्पष्ट बता रखा है कि इसी में से ही पूछा जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यही सारा कुछ टॉपिक आते हैं और पुराने प्रश्नों को देखते हुए और अपने जो एक एक लाइन एक एक यूनिट को उठा के अपने नोट्स तैयार कर लें अभी से, तो पीटी के बाद ये बहुत ही सहायता करते हैं। फिर आगे हम चर्चा कर लेते हैं 5वीं यूनिट पे। 5वीं यूनिट जो है वो विश्व का इतिहास है। एक किताब आती है अर्जुन देव इंदिरा साहनी की, उससे पढ़ने के बाद और एक किसी भी कोचिंग का जो है नोट्स लेके उससे कवर हो जाएगा। इसमें भी ज़्यादा इन्होंने बता रखा है कि किस किस पॉइंट से वो बार बार सवाल बनाते हैं, तो उन्हीं को नोट्स के फॉर्म में 2-2 पेज का 3-3 पेज का एक नोट्स तैयार कर लिया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 20 पन्नों में ये पूरा खत्म हो जाएगा विश्व इतिहास। विश्व इतिहास में जो ये इन्होंने दर्शन शास्त्र राजनीतिक शास्त्र के जो ये टॉपिक दे रखे, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, इनसे 2-2 पन्ने का एक टॉपिक नोट्स तैयार हो जाएगा, तो ये इससे काम हो जाता है। इसमें ज़्यादा किताबें बटोरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अपनी छठी यूनिट हैगी जो भारतीय समाज की, यानी कि सोशोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि सोशोलॉजी होता नहीं है, समाज के कुछ ही पहलुओं पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे भारत के समाज में सांस्कृतिक विशेषताएं क्या है, तो ये ऊपर वाले टॉपिक से ओवरलैप करता है। तो यहाँ पर भारत की संस्कृति से अगर प्रश्न बनता है तो वहाँ से जो टॉपिक होते हैं वो यहाँ पर भी काम आ जाते हैं। और महिलाओं से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे तो इनकी चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे। जैसे जैसे हम लोगों की यूनिट कंप्लीट होती रहेगी, एक एक टॉपिक उठा के नोट्स तैयार करते रहेंगे। उसके बाद इसी में भूगोल का भी पार्ट हैगा, तो इस भूगोल को हम लोग देखेंगे तो 10वीं यूनिट से स्टार्ट होता है भूगोल और 15 यूनिट तक है। तो इसमें टोटल भूगोल के जितने भी चैप्टर हैं उनको भूगोल के साथ पढ़ेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला पेपर हम कोशिश करेंगे कि पहला पेपर के जो इतिहास से संबंधित हैगा ये वाला, इसको हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेंगे, आधुनिक भारत का, और ये 2 यूनिट को हम जल्दी ख़त्म करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में पूरा नोट्स के साथ तैयार कर लेंगे। नोट्स तैयार रहेगा तो बहुत काम आएगा पीटी के बाद। बाकी चर्चा हम लोग करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पीटी की तैयारी शुरू कर दी होगी। अब मेंस की तैयारी के लिए जो मैंने ये चर्चा की है इसी के अनुरूप हम लोग पढ़ाई शुरू कर देंगे, मेंस की भी, और पीटी और मेंस की साथ ही साथ चलती रहेगी। लगभग हम लोग 3 से 4 महीने तक पीटी और मेंस साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही पीटी का समय आ जाएगा, नज़दीक आ जाएगा, तो सारी जो समय का आवंटन हैगा वो टोटल हम लोग पीटी पे दे देंगे। तो लगभग मैं ये सोचता हूँ कि 60% मेंस का जो पेपर हैगा वो नोट्स के साथ तैयार हो जाएगा, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना, बाकी धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।